इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। आज का जो हमारा फोकस है ना, वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलपमेंट के सुरक्षित माहौल से बाहर निकालने पर है। बिल्कुल, डेवलपमेंट के उस सेफ जोन से निकाल कर उन्हें असल दुनिया के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय और मॉनिटर करने पर, जो कि सबसे मुश्किल काम है। हाँ, तो इस पूरे विश्लेषण के लिए जो स्रोत इस्तेमाल किए गए हैं वो स्केलिंग ML मॉडल्स विद अज्योर ML एंड AKS नाम के दस्तावेज से आते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि उस तकनीकी गैप को भरा जाए जो एक अच्छे मॉडल को बनाने और उस मॉडल को लाखों यूजर्स के लिए रियल टाइम में उपलब्ध कराने के बीच होता है। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना एक बहुत ही सटीक और विजुअल उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब मान लीजिए कि अज्योर ML एक बेहद आधुनिक हाईटेक कमर्शियल किचन है। एक 5 स्टार किचन। एग्जैक्टली, जहां सारा रिसर्च होता है, इंग्रेडिएंट्स टेस्ट किए जाते हैं और एक बेहतरीन डिश तैयार होती है। और वो डिश है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल। लेकिन एक शानदार डिश का सिर्फ किचन में रखे रहना तो काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, उसे ग्राहकों तक गर्मा गर्म पहुंचाना भी तो है। और यहीं पर AKS की एंट्री होती है, अज्योर कुबरनेटिस सर्विस। जी, AKS। ये एक तरह से उस डिश को हजारों या लाखों ग्राहकों तक एक साथ पहुंचाने वाला एक बेहद स्केलेबल डिलीवरी नेटवर्क है। ये कमर्शियल किचन और डिलीवरी नेटवर्क वाला उदाहरण ना इस पूरे आर्किटेक्चर को बहुत ही सटीकता से समझाता है ना? बिल्कुल। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर इस बात से सहमत होंगे कि जुपिटर नोटबुक में किसी मॉडल पर काम करना, जुपिटर नोटबुक में, हाँ, उसे ट्रेन करना पूरी प्रक्रिया का सिर्फ 20% हिस्सा है। सिर्फ 20%? जी, असली चुनौती बाकी के 80% हिस्से में है। मतलब उस मॉडल को एक ऐसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ले जाना जहां वो बिना क्रैश हुए स्केल कर सके। सही कहा। जब हम मशीन लर्निंग को एंटरप्राइज लेवल पर अपनाते हैं तो स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। बिल्कुल। अज्योर ML हमें वो फाउंडेशन देता है जहां हम डेटा सेट मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं और मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जब वो मॉडल तैयार हो जाता है तो AKS उस मॉडल को एक कंटेनराइज्ड सर्विस के रूप में डिप्लॉय करने की ताकत देता है। मतलब इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वही एक साधारण मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम में बदलता है। बिल्कुल। और इस बात को जमीन पर उतारने के लिए ना एक वास्तविक बिजनेस सिनेरियो पर बात करते हैं। चर्न प्रेडिक्शन मॉडल। हाँ, स्रोत दस्तावेज में इसी चर्न प्रेडिक्शन मॉडल का जिक्र किया गया है, जो कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चर्न प्रेडिक्शन का मतलब है कि ये मॉडल ऐतिहासिक कस्टमर डेटा का विश्लेषण करके ये भविष्यवाणी करता है कि कौन सा यूजर सर्विस को अनसब्सक्राइब करने वाला है या प्लेटफॉर्म छोड़कर जाने वाला है। अगर ये मॉडल रियल टाइम में सही तरीके से डिप्लॉय हो तो जैसे ही कोई ग्राहक अपना अकाउंट डिलीट करने वाले पेज पर जाता है, सिस्टम उसी मिलीसेकंड में एक प्रेडिक्शन निकाल सकता है और उस ग्राहक को रोकने के लिए कोई कस्टमाइज्ड डिस्काउंट या ऑफर स्क्रीन पर दिखा सकता है। मतलब सोचिए ये कितना पावरफुल है। लेकिन इस तरह के रियल टाइम इंटरसेप्शन के लिए मॉडल का हवा की तरह तेज और हमेशा उपलब्ध होना जरूरी है। और वो स्पीड और अवेलेबिलिटी रातों रात तो नहीं आती। बिल्कुल नहीं। एक ट्रेंड किए गए मॉडल को उस लेवल की क्लाउड सर्विस में बदलने के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन से गुजरना पड़ता है। इस सफर में कई महत्वपूर्ण तकनीकी कदम हैं। अगर हम उस पाइपलाइन के सबसे पहले कदम की बात करें, जो कि है मॉडल रजिस्ट्रेशन। जी, मॉडल रजिस्ट्रेशन। जब मॉडल को ट्रेन कर लिया जाता है तो सबसे पहले उसे अज्योर ML के वर्कस्पेस में रजिस्टर करना होता है। ये सुनने में एक बहुत ही साधारण से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये एक गेम चेंजर है। सच में। मॉडल रजिस्ट्रेशन को ना अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। टीम्स में अक्सर फाइल्स को लेकर जो कंफ्यूजन होता है, हाँ, जैसे कोई डेवलपर मॉडल फाइनल v2.pkl यूज कर रहा है, हाँ, और दूसरा कोई और वर्जन। उस पूरे कंफ्यूजन को ये सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी एकदम खत्म कर देती है। एक बार मॉडल रजिस्टर हो गया तो उसका वर्जन कंट्रोल हो जाता है, चाहे वो मॉडल किसी भी फॉर्मेट में हो, जैसे कि पाइथन का स्टैंडर्ड पिकल फॉर्मेट हो, या टेंसरफ्लो का सेव्ड मॉडल हो, या फिर ONX फॉर्मेट हो, ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज, हाँ, जो आजकल क्रॉस प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत लोकप्रिय है। सही कहा। ONX जैसे फॉर्मेट्स तो इस पूरी प्रक्रिया को और भी फ्लेक्सिबल बना देते हैं। अगर हम इसे लागू करने के तरीके पर नजर डालें तो डेवलपर्स पाइथन में अज्योर ML SDK का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोडिंग के सिंटैक्स से ज्यादा उसके पीछे के लॉजिक को समझना जरूरी है। बिल्कुल।
शुरुआत वर्कस्पेस से कनेक्शन बनाने से होती है, जिसके लिए workspace.from-config का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का इस्तेमाल करके। जब वर्कस्पेस कनेक्ट हो जाता है, model.register कमांड के जरिए, मॉडल की डायरेक्टरी और उसका नाम, जैसे कि churn prediction model, उसे रजिस्टर किया जाता है। इसके बाद पूरी टीम ये सुनिश्चित कर सकती है कि Azure पोर्टल पर या SDK के जरिए वो विशिष्ट वर्जन सुरक्षित रूप से क्लाउड पर मौजूद है। ये एक तरह से ना हमारी उस हाईटेक किचन में फाइनल हो चुकी डिश की रेसिपी को एक सुरक्षित तिजोरी में रखने जैसा है। एग्जैक्टली ताकि कोई भी उससे बाद में एक्सेस कर सके। ये तिजोरी वाली बात बिल्कुल सटीक है। तो अब जब रेसिपी सुरक्षित है तो अगला कदम ये तय करना है कि वो मॉडल भविष्यवाणियां अर्थात प्रिडिक्शंस कैसे करेगा, जिसे इन्फ्रेंस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। हाँ, मेरे नजरिए से ये कदम उस डिश को ग्राहकों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सही पैकेजिंग और इंस्ट्रक्शंस तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। इस कॉन्फ़िगरेशन के दो सबसे अहम हिस्से होते हैं, एंट्री स्क्रिप्ट और एनवायरनमेंट। जी। एंट्री स्क्रिप्ट वो दरवाजा है जहां से सारा डेटा अंदर आता है और प्रिडिक्शन बाहर जाता है। एंट्री स्क्रिप्ट का आर्किटेक्चर बहुत ही दिलचस्प होता है। ये मुख्य रूप से एक पाइथन फाइल होती है जो इनकमिंग वेब रिक्वेस्ट्स को हैंडल करती है। इसमें आमतौर पर दो अलग-अलग लॉजिकल हिस्से होते हैं जिन्हें इनिट और रन कहा जाता है। हाँ, इनिट का काम सिर्फ एक बार होता है, जब कंटेनर पहली बार स्टार्ट होता है। ये मॉडल फाइल को मेमोरी में लोड करता है। क्योंकि मॉडल अक्सर साइज में बड़े होते हैं तो उन्हें हर रिक्वेस्ट के साथ बार बार लोड करना बहुत ही खराब डिजाइन होगा, सिस्टम बैठ जाएगा। बिल्कुल। इसलिए इनिट फंक्शन जॉबलिब जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके मॉडल को वर्कस्पेस से ढूंढता है और उसे ग्लोबली लोड करके वार्म रखता है ताकि वो रिक्वेस्ट्स का इंतजार कर सके। और जब असल रिक्वेस्ट आती है तब रन फंक्शन अपना काम शुरू करता है। जी, जब हमारा वो चर्न प्रेडिक्शन वाला वेब एप्लीकेशन जेसॉन फॉर्मेट में कस्टमर का रियल टाइम डेटा भेजता है, तो ये रन फंक्शन उस जेसॉन पेलोड को लेता है, उसे मॉडल के समझने लायक फॉर्मेट में प्रोसेस करता है, मॉडल से प्रेडिक्शन निकालता है और फिर वापस जेसॉन फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स भेज देता है। और ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। बिल्कुल। लेकिन ये एंट्री स्क्रिप्ट हवा में तो नहीं चल सकती। नहीं, इसे काम करने के लिए एक सही माहौल चाहिए। और यहीं पर एनवायरनमेंट की अहमियत सामने आती है। एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन। मैंने देखा है कि ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट फेल होते हैं। सही कहा। मॉडल को ट्रेन करते समय डेवलपर ने अपनी लोकल मशीन पर जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल की थी, चाहे वो साइकिट लर्न का कोई खास वर्जन हो या पांडाज हो, वो सब कुछ प्रोडक्शन सर्वर पर भी ठीक उसी वर्जन में मौजूद होना चाहिए, वरना मिसमैच हो जाएगा। बिल्कुल। इसे सुनिश्चित करने के लिए Azure ML में एनवायरनमेंट क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर डेवलपर्स environment.from कंडा स्पेसिफिकेशन का यूज करके एक environment.yml फाइल बनाते हैं, जिसमें हर एक डिपेंडेंसी की लिस्ट होती है और जब इन्फरेंस कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया जाता है, जिसे इन्फ्रेंस कॉन्फिग क्लास कहते हैं, तो ये एंट्री स्क्रिप्ट और एनवायरनमेंट फाइल को एक साथ जोड़ देता है। ये क्लाउड को बताता है कि इस कोड को चलाने के लिए ये खास सॉफ्टवेयर स्टैक चाहिए। तो अब हमारी किचन में डिश तैयार है, रेसिपी रजिस्टर्ड है और उसकी पैकेजिंग यानी इन्फरेंस कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी हो चुकी है। अब वो पल आता है जिसका इंतजार हर मशीन लर्निंग इंजीनियर को होता है। जी, ये वो आहा मोमेंट है जहां एक साधारण सा पाइथन ऑब्जेक्ट एक मैसिव ग्लोबल वेब सर्विस में तब्दील हो जाता है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम Azure कंटेनर इंस्टेंसेस जैसी छोटी सर्विसेज का इस्तेमाल ना करके सीधा क्यूबरनेटीज यानी AKS पर क्यों जा रहे हैं। क्यूबरनेटीज को चुनने का मुख्य कारण स्केल और ऑर्केस्ट्रेशन है। स्केल की ज़रूरत तो चर्न प्रेडिक्शन जैसे मॉडल में बहुत होती है। बिल्कुल। जिसे किसी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव किया जाना है, वहाँ ट्रैफिक कभी एक समान नहीं होता। हाँ, किसी सेल के दौरान रिक्वेस्ट्स की संख्या अचानक हजारों में जा सकती है। AKS क्लस्टर इस तरह के हैवी वर्कलोड्स को संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया में सबसे पहले ये क्लस्टर बनाना होता है, जो कि Azure पोर्टल या CLI के जरिए बनता है। ये क्लाउड का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां हमारे कंटेनर्स चलेंगे। इसके बाद हमें ये तय करना होता है कि हमारे मॉडल को कितनी कंप्यूट पावर चाहिए। कंप्यूट पावर का एलोकेशन बहुत ही नाजुक काम है। जी, इसके लिए AKS वेब सर्विस .deploy कॉन्फ़िगरेशन में CPU कोर्सेज और मेमोरी सेट की जाती है। अगर हम मॉडल को बहुत कम मेमोरी देंगे तो वो आउट ऑफ मेमोरी एरर देकर क्रैश हो जाएगा, और अगर हम जरूरत से ज्यादा CPU दे देंगे तो क्लाउड का बिल बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल।
जब ये कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाती है तो model.deploy फंक्शन से डिप्लॉय कमांड रन किया जाता है और एज्योर पीछे ही पीछे एक डॉकर इमेज बनाता है, उसे AKS क्लस्टर पर भेजता है और एक एंड पॉइंट तैयार कर देता है। लेकिन डिप्लॉयमेंट कमांड रन कर देना ही सफलता की गारंटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एंड पॉइंट तैयार हो जाता है तो उसे टेस्ट करना उतना ही जरूरी है। टेस्टिंग के लिए HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। requests.post के जरिए ये वही तरीका है जिससे कोई भी बाहरी एप्लीकेशन हमारे मॉडल से बात करेगा। एक डमी जेसन डेटा तैयार किया जाता है जो बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे असली यूजर का डेटा। उस डेटा को स्कोरिंग URI पे भेजा जाता है। इस रिक्वेस्ट के हेडर्स में कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन जेसन पर सेट किया जाता है ताकि सर्वर को पता रहे कि कैसा डेटा आ रहा है। और जब सर्वर से 200 ओके रिस्पांस के साथ सही प्रेडिक्शन वापस आता है तब जाकर ये कंफर्म होता है कि डिप्लॉयमेंट सफल रहा। वो 200 ओके रिस्पांस देखना किसी भी डेवलपर के लिए बहुत सुकून भरा होता है। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि डिप्लॉयमेंट कोई आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो बस प्रोडक्शन का पहला दिन है। हाँ, मॉडल लाइव हो गया इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म। इसके बाद शुरू होता है सबसे क्रिटिकल फेज, मॉनिटरिंग और स्केलिंग। अगर हम डिलीवरी नेटवर्क वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये वो डैशबोर्ड है जहां डिस्पैचर ये ट्रैक करता है कि कौन सा डिलीवरी बॉय कहाँ फंसा है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चीजें खराब होती हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसीलिए लॉग्स की मॉनिटरिंग सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। Azure ML और AKS में लॉगिंग इनबिल्ट होती है। SDK के जरिए service.getLogs रन करके अगर कोई रिक्वेस्ट फेल हो रही है या एंट्री स्क्रिप्ट में कोई हिडन बग सामने आ गया है तो लॉग्स के जरिए उसे तुरंत ट्रेस किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज है वो है ऑटो स्केलिंग। ट्रैफिक स्पाइक्स का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए मार्केटिंग टीम ने अचानक कोई ईमेल कैंपेन चला दिया और वेबसाइट पर ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया। अगर मॉडल सिर्फ एक ही कंटेनर पर चल रहा है तो वो ओवरलोड होकर डाउन हो जाएगा। और यहीं पर क्यूबरनेटिस का असली जादू काम आता है। ऑटो स्केलिंग के रूल सेट किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर CPU का इस्तेमाल 70% से ऊपर जाता है तो AKS अपने आप मॉडल के और रेप्लिकास बना देगा लोड संभालने के लिए, और जैसे ही ट्रैफिक कम होगा वह उन एक्स्ट्रा कंटेनर्स को बंद कर देगा ताकि रिसोर्सेज की बचत हो सके। इसके अलावा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए Azure मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है जो रिस्पांस टाइम और एरर रेट्स पर लगातार नजर रखता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी देखता है। बिल्कुल। अगर चर्न प्रेडिक्शन मॉडल को एक यूजर का डेटा प्रोसेस करने में 3 सेकंड लगने लगे तो वो मॉडल किसी काम का नहीं है, क्योंकि तब तक ग्राहक पेज बंद करके जा चुका होगा। इसलिए थ्रेशोल्ड्स पर अलर्ट्स और डैशबोर्ड सेट करना जरूरी होता है ताकि किसी भी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का तुरंत पता चल सके। ये पूरा आर्किटेक्चर बहुत ही मजबूत है। लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स मशीन भी है जिसमें कई पुर्जे एक साथ काम कर रहे हैं। और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ गलतियों की गुंजाइश भी होती है। बिल्कुल। शोध दस्तावेज में ना सीख रहे लोगों द्वारा की जाने वाली कुछ बहुत ही आम गलतियों पर भी रोशनी डाली गई है जो इस पूरी प्रक्रिया को बीच में ही रोक सकती है। इन गलतियों को समझना किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो घंटों की डीबगिंग से बच सकें। हाँ। तो इन गलतियों पर चर्चा करना एक तरह से वार्निंग सेक्शन की तरह है। सबसे पहली और सबसे आम गलती है मॉडल का गलत पाथ देना। इनकरेक्ट मॉडल पाथ। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। जब इनिट फंक्शन वर्कस्पेस में उस मॉडल फाइल को ढूंढने जाता है और पाथ में जरा सी भी टाइपो होती है तो कंटेनर स्टार्ट ही नहीं होता और डेवलपर सोचता रह जाता है कि कोड तो लोकल मशीन पर बिल्कुल सही चल रहा था। लोकल मशीन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या है डिपेंडेंसी इश्यूज। डेवलपर्स अक्सर नई लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उन्हें अपनी environment.yaml फाइल में अपडेट करना भूल जाते हैं। और जब AKS उस मॉडल को क्लाउड पर रन करने की कोशिश करता है और उसे वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी नहीं मिलती तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये तो एक क्लासिक इट वर्क्स ऑन माई मशीन सिंड्रोम। इसके अलावा एंट्री स्क्रिप्ट के लॉजिक में भी गलतियां होती हैं, खासकर रन फंक्शन में या इनिट फंक्शन में। अगर इनकमिंग जेसन डेटा का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसी मॉडल को उम्मीद थी और कोड में उस एरर को हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है तो सर्विस 500 इंटरनल सर्वर एरर थ्रो करने लगती है। नेटवर्किंग से जुड़ी समस्याएं भी कम परेशान नहीं करती हैं। AKS क्लस्टर्स आमतौर पर बहुत ही कड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के पीछे होते हैं। हाँ, वीनेट पेयरिंग, फायरवॉल्स या गलत पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सर्विस तो सही चल रही होती है लेकिन कोई भी बाहरी एप्लीकेशन उस एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी AKS क्लस्टर तक एक्सेस ही नहीं होता। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। और एक गलती जिसका असर सीधे कंपनी के बजट पर पड़ता है वो है स्केलिंग मिस कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। अगर ऑटो स्केलिंग के रूल्स ठीक से सेट नहीं है
तो दो चीजें हो सकती हैं। परफॉर्मेंस खराब होती है या फिर मिनिमम नोड्स इतने ज्यादा सेट कर दिए जाते हैं कि कोई ट्रैफिक न होने पर भी ढेर सारे रिसोर्सेज फालतू में चलते रहते हैं। और कॉस्ट बढ़ती रहती है, अंडर परफॉर्मेंस और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत ही सोच समझकर ट्यून करना होता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर एक समरी के तौर पर देखा जाए तो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में नए अवसर खोलने के लिए ML मॉडल्स को Azure ML और AKS के जरिए प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना और मॉनिटर करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ये तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में मशीन लर्निंग के पूरे पोटेंशियल इस्तेमाल करना संभव बनाता है। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में मॉडल्स बनाना अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है जितना कि उन्हें स्केल पर मैनेज करना। जो संस्थाएं इस डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर में महारत हासिल कर लेती हैं, वे अपने एआई इनिशिएटिव्स को बहुत तेजी से मार्केट में उतार पाती हैं। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले ना एक बहुत ही गहरा और सोचने योग्य विचार सामने आता है, खासकर जब हम उन स्केलिंग मिसकॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। हाँ, जरा इस स्थिति की कल्पना की जाए। मान लीजिए कि ऑटो स्केलिंग का रूल गलत कॉन्फ़िगर हो गया है और एक ऐसा लूप बन गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक से असीमित रिसोर्सेज और कंटेनर्स बनाने लगे, इन्फिनिट इंस्टेंसेस। तो ऐसे में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से एक तकनीकी से ज्यादा एक आर्थिक चुनौती बन जाएगा। बिल्कुल, एक ऐसा AI सिस्टम जो खुद ब खुद अपने सर्वर बढ़ा रहा हो और उसके साथ क्लाउड का बिल भी आसमान छू रहा हो, उसे कंट्रोल में रखना कितना जरूरी है। यह विचार क्लाउड कंप्यूटिंग के इस युग में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। एक छोटी सी तकनीकी चूक कैसे एक बड़े आर्थिक प्रभाव में बदल सकती है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी शानदार और एंगेजिंग नोट पर हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं।